क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड अल गजाली कंक्लूड फ्रॉम द पीस ऑफ बर्निंग कॉटन also relate his conclusions with his concept of God involvement in all natural laws. अल गजाली का जो एक्सपेरिमेंट था बर्निंग ऑफ कॉटन का, उससे उसने क्या नतीजा अखज़ किया और फिर उसने जो नतीजा अखज़ किया वो गॉड की जो नेचुरल लॉज में इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ कैसे रिलेट करता है। क्वेश्चन का आंसर है, अल गजाली थॉट दैट द cause and effects are interlinked with each other. For example, he brought a cotton piece close to the burning flame. After some time, the piece of the cotton burned. He meant that the burning flame was the cause of burning cotton. Second point है, he considered a person who could not open his eyes. One day, miraculously, the person became able to open his eyelids and see the beauty of world. He thought that the opening of eyelids is the cause of seeing things. अल-गज़ाली के मुताबिक कोई भी जब इवेंट होता है तो उसके पीछे कोई काज होता है। काज का मतलब होता है वजह, और इसने कॉन्सेप्ट दिया था नेसेसरी काजेशन का, यानी हर इवेंट के पीछे कोई ज़रूरी वजह होती है। तो दो एक्सपेरिमेंट्स थे इसके। पहले एक्सपेरिमेंट में इसने किया था कि फ्लेम, आग जो है उसके अंदर इसने कॉटन को लाया था। कॉटन को आग के करीब करने से कॉटन जल गया था। तो जो जलना है, कॉटन बर्निंग का जो इवेंट हुआ है उसके पीछे जो काज है वो फायर है। कॉटन बर्निंग का इवेंट हुआ है और उसकी वजह यानी काज है उसकी फायर। इसी तरह एक बंदा है, उसने कभी जिंदगी में आंख खोली ही नहीं है। एक दफा अचानक जब उसने आंख खोली तो उसको दुनिया की खूबसूरती नजर आई। तो उसने ये कंक्लूड किया कि ओपनिंग ऑफ आईज काज है सीइंग थिंग्स। चीजें देखने की वजह जो है वो आंख खोलना है। आंख खुलेगी तो हमें चीजें नजर आएंगी। तो ये काज और इवेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। पहले तो अल-गज़ाली ने सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि हर इवेंट के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन बाद में उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया था। बाद में उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हो गया था कि दुनिया में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज इवेंट 1, इवेंट 2 और फिर इवेंट 3, इवेंट 4। इसी तरह कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स होता है दुनिया में। इस चीज़ को कहते हैं कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स। और ये जो इवेंट्स हैं इनका जो टाइम है ये गॉड ने सस्पेंड किया हुआ है। गॉड सस्पेंडेड इवेंट्स, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है और सारी चीज़ों को एक तरतीब से रखा है और हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। हर एक इवेंट अपने वक्त पर होता है और जो इवेंट का वक्त है वो गॉड ने सस्पेंड किया हुआ है। और ये सारे इवेंट्स गॉड्स विल के मुताबिक होते हैं। अल्लाह की मर्जी होती है तो वो फिर इवेंट हो जाता है। अल-गज़ाली ने ये सेकंड जो कंसेप्ट है ये इसलिए दिया था कि जो पहला कंसेप्ट है इसमें गॉड विल शामिल नहीं था। अब जो अंधा आदमी है उसको ये चीज़ नहीं समझ आती कि आंखें खोलने से सूरज की रोशनी उसकी आंखों से टकराई है और वो फिर चीज़ें देखने का सबब बना है। इसी तरह अंधा आदमी कंफ्यूज हो जाएगा बिटवीन द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स और नेसेसिटी काजेशन में। तो इसीलिए ये वाला जो कंटिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स है ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही बैठता है एज कम्पेयर टू द नेसेसरी काजेशन वाला कॉन्सेप्ट। फिर जो अल-गज़ाली वाला कॉन्सेप्ट था इसको डेविड ह्यूम ने सपोर्ट किया था। डेविड ह्यूम जो कि एक दूसरा फिलोसोफर था, उसने बताया था कि जो डिफरेंट इवेंट्स हैं वो किसी गिलू के साथ नहीं जुड़े हुए, बल्कि ये खुद ब खुद ही एक दूसरे के बाद होते रहते हैं। These occur one after other। इसने अपने कॉन्सेप्ट में गॉड विल्स को शामिल नहीं किया, बल्कि इसने बताया था कि एक इवेंट के बाद दूसरा खुद ब खुद होता रहता है। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन दैट अल-गज़ालीज़ थॉट एक्सपेरिमेंट वाज अ चैलेंज टू इंडक्टिव रीजनिंग।
तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे अल-गज़ालीज़ थॉट एक्सपेरिमेंट अ चैलेंज टू इंडक्टिव रीजनिंग, कि अल-गज़ाली का एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग को कैसे चैलेंज करता है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। अल-गज़ालीज़ थॉट एक्सपेरिमेंट, अल-गज़ाली ने क्या किया था कि आग के करीब कॉटन को लाया था। अल-गज़ाली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने आग के करीब कॉटन को लाया था। लेट्स सपोज ये आग है और इसके करीब जब कॉटन को किया था तो इससे क्या हुआ, बर्निंग ऑफ कॉटन। जब जब उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कंक्लूजन ड्रा किया कि फायर क्या करती है, काज बर्निंग, बर्निंग ऑफ कॉटन। तो इसने एक इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ से ड्रा की। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कि फायर के अंदर जब भी कोई चीज या कॉटन को लाएंगे तो उसका क्या होगा, बर्निंग होगा। ये है इंडक्टिव रीजनिंग। लेकिन हकीकत में इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये इंडक्टिव रीजनिंग को चैलेंज करता है, क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जो कि बर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो फैक्टर्स अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि मॉइस्चर, इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस, फ्लो ऑफ एयर, इसके अलावा चौथा फैक्टर है कंपोजिशन ऑफ कॉटन पीस। तो ये चार फैक्टर्स जो हैं ये बर्निंग के अमल को अफेक्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जब भी फायर होगी तो बर्निंग का अमल होगा, क्योंकि बर्निंग इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब लेट्स सपोज अगर कॉटन के अंदर मॉइस्चर है तो फिर वो बर्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि मॉइस्चर जो है उससे बर्निंग का अमल स्लो हो जाता है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस, अगर तो कॉटन के ऊपर कोई केमिकल लगा हुआ है, कोई ऐसा केमिकल जिसको आग नहीं लग सकती, तो फिर इस तरह से भी बर्निंग का अमल इफेक्ट होगा। इसके अलावा फ्लो ऑफ एयर, एयर का फ्लो नहीं होगा तो बर्निंग का अमल इफेक्ट होगा। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ कॉटन पीस, कॉटन पीस की कंपोजिशन पे भी बर्निंग डिपेंड करती है। तो ये अल-गज़ाली का थॉट एक्सपेरिमेंट समझने के बाद हम क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं। Al-Ghazali thought experiment has the following inductive reasoning. The flame burns the piece of cotton. Point number 2 है the piece of cotton burns when kept near the flame. फ्लेम बर्न करती है कॉटन को, और कॉटन को जब भी फ्लेम के करीब लाया जाएगा तो उसकी बर्निंग होगी। पॉइंट नंबर 3 है द बर्निंग फ्लेम इज द कॉज ऑफ बर्निंग पीस ऑफ कॉटन। जो जली हुई आग है वो कॉटन के पीस की बर्निंग करेगी। अब द बर्निंग कॉटन एक्सपेरिमेंट ऑफ अल-गज़ाली चैलेंज द इंडक्टिव रीजनिंग। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये इंडक्टिव रीजनिंग को चैलेंज करता है। कैसे चैलेंज करता है? ही कंक्लूडेड दैट, अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक कंक्लूजन से जनरल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अब ये दो स्पेसिफिक कंक्लूजन थे, इससे हमने ये जनरल कंक्लूजन ड्रा किया है कि बर्निंग फ्लेम विल कॉज द बर्निंग ऑफ पीस ऑफ कॉटन। So this conclusion is inductive. There is doubt that further observation cannot be always true. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्लेम बर्निंग काज करेगी, क्योंकि बर्निंग का अमल जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। It is because some important factors may be missing in data collection. For example, moisture, chemical reaction, ये चार फैक्टर्स हैं, flow of air and composition of cotton piece, etc. This thought experiment decreases our dependence on inductive reasoning. It highlights the importance of deductive reasoning. चूंकि ये एक्सपेरिमेंट इंडक्टिव रीजनिंग को चैलेंज करता है, इसलिए हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग भी होनी चाहिए। चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है। टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम केमिस्ट्री एंड अप्लाई देम ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग सेपरेटली। केमिस्ट्री से कुछ मिसालें लें
और उनके ऊपर इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई करें। ये जो ऑक्टेट रूल है ये स्टेबिलिटी की वजह बनता है। अब क्लोरीन जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अगर क्लोरीन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो हम एक जनरल कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि क्लोरीन विल बी स्टेबल। पहला पॉइंट ये है कि ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। दूसरा पॉइंट है कि क्लोरीन जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो फिर इससे हम ये एक जनरल कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि क्लोरीन विल बी स्टेबल। फिर इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर हम डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है BCE स्टैंड्स फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जिसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस और इनके रिएक्शन के नतीजे में बनता है 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये वाली इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें अगर आप देखें तो इक्वेशन के इस साइड पे 4 हाइड्रोजन है और इस साइड पे भी 4 ही हाइड्रोजन है, 2 2s are 4। मसावात के इस साइड पर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ही ऑक्सीजन है। ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी होता है तो ये 2 ऑक्सीजन है। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरह हम एक तीसरा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में पाए जाते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। सेम ग्रुप अगर तो एलिमेंट्स का होगा तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सोडियम और पोटाशियम जो है वो एक ग्रुप में पाए जाते हैं। सोडियम और पोटाशियम का सेम ग्रुप है, इनका सेम ग्रुप है तो हम इससे जनरल कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हमने डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई किया। पहली एग्जांपल है स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरीन के बारे में, दूसरी एग्जांपल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की है और तीसरी एग्जांपल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में है। अभी हम इसके आंसर को पढ़ लेते हैं। इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। पहले हेडिंग देनी है स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरीन एलिमेंट्स। क्लोरीन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द हैलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 7A। Let us apply deductive reasoning on it. Point number 1 है the element that obey octet rule can exist freely. Point number 2 है the chlorine element follow the octet rule. अब जब ये octet rule को follow करता है तो chlorine element will exist freely. फिर दूसरा पॉइंट है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में। कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म अ वाटर। Deductive reasoning for balancing a chemical equation according to the law of conservation of mass is a balanced chemical equation follow the law of conservation of mass। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे हम कह देते हैं कि A जो है वो C के बराबर है और B है वो भी C के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि A बराबर है B के। जब ये दोनों C के बराबर हैं तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं। ये एक जनरल कंक्लूजन हमने ड्रा कर लिया। फिर इसी तरह एक तीसरी एग्जांपल है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। We can relate deductive reasoning process with chemical properties of elements as point number 1 है all elements of the same group have similar chemical properties। एक ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। सोडियम एंड पोटेशियम आर इन द सेम ग्रुप, so the sodium and potassium will have similar chemical properties।